नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। फाइनली ये एपीएससी पेपर एनालिसिस रहने वाला है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का प्रॉपर डिस्कशन, और ज्योग्राफी में सिर्फ ऑफ कोर्स हमारे जनरल ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि असम ज्योग्राफी को भी कवर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो देख लीजिएगा, सेट बी का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। पहली बात, अब वैसे सेट कोई मैटर नहीं करता है ना, हर सेट में तो सेम ही क्वेश्चंस है। Yeah. So the first question was the International Convention on Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and the Disposal in order to protect human health and the environment against the adverse effect of hazardous waste is called, ये चार ऑप्शंस दिए हुए जिसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन, बासल कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन एंड रॉटरडैम कन्वेंशन। एंड अगर आप हमारे क्लास नोट्स देख लीजिएगा, यस इट वाज क्लियरली मेंशन, देखिए एकदम क्लियरली सब कुछ दिया भी हुआ है। Basel Convention on Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their disposal was adopted on 18 March by Conference of this at Basel, Switzerland, right? और उसी के रिलेटेड दिया हुआ। और सिर्फ देखो, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना दैट सिर्फ और सिर्फ हमने Basel Convention ही करा है। Yes, we have also done different other like Rotterdam Conventions की भी properly, you know, environment वाले जो हम लोगों ने क्लासेस में बुकलेट प्रोवाइड किया, A to Z properly दिया हुआ है, right? So yes, this was the question which you can say that yes, it has directly came from our notes as well. Yeah, so next question is arrange the following places in ascending order of the acceleration due to gravity. अगर आपने हमारे क्लास नोट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के क्लासेस में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो यू विल कम अक्रॉस दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस वेरी कॉन्सेप्ट एज वेल। और वो क्या कॉन्सेप्ट था? देखो क्वेश्चन क्या था, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से लेकर बड़ा ऑफ द लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के किस पॉइंट में ज्यादा होता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने ये वाला क्लास में नहीं करवाया था आपको, है ना? करवाया था ना? उसमें क्या बताया था? देखो मैंने बताया था दैट इक्वेटर होता है, पोलर रीजन होता है। अगर हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर, वैसे तो हम लोग गोल देखते हैं बट एक्चुअली में इट इज ऑफ जियोइड शेप, राइट? जियोइड शेप होने के कारण ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा है, और ऑफ कोर्स ये वाला इक्वेटर के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से नॉर्थ वाला पोल और सदर्न वाला पोल थोड़ा चिपका हुआ है काइंड ऑफ, राइट? तो ओवरऑल हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू Gm बाई आर स्क्वायर। तो ये आर वाला कंपोनेंट जो क्या डिनोमिनेटर में है, वो अगर छोटा हुआ तो ये पूरा वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। यस, आर अगर बड़ा हुआ तो ये पूरा वैल्यू जो क्या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम होगा, है ना? सो आप देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है ना, क्योंकि यहां से सेंटर से आर का वाला कंपोनेंट ज्यादा, ये वाला कम है, राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था दैट अगर आप देख लीजिएगा यहां पर इस रीजन में जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी एनोमली हमें देखने को मिलता है ओवरऑल अर्थ में, जहां पर यहां पे मैक्सिमम होता है, यहां पे मिनिमम होता है, राइट? और इसी के बेसिस पे यू कैन इजीली कम ऑन टू द आंसर, राइट? इसीलिए बता रहा हूं क्लास के जो क्लासेस में आप लोगों को नोट्स प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाता है, दोज आर द कॉन्सेप्ट व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू सस्टेन इन द पेपर, राइट? सो यस, दैट्स व्हाई द आंसर इज 3 2 4 1, राइट? आगे बढ़ते हैं। When drenched clouds are not able to cause rain because of the rising movement of extremely hot current of air, it leads to the, इस क्वेश्चन में ना मुझे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कल से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही है एंड दे आर क्लियरली टेलिंग दैट सर क्रिएशन ऑफ रेन शैडो एरिया विल बी द करेक्ट आंसर। अरे भैया, रेन शैडो एरिया में मैंने क्लास में तो क्लियरली आपको बताया था, रेन शैडो एरिया होता क्या है? रेन शैडो मतलब से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज पहाड़, ठीक है, एंड यहां से जैसे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न फ्लैंक में क्या होता है ना, इधर से मॉनसून विंड्स आती है ना, या फिर सी ब्रीज आती है, और सी ब्रीज अपने साथ मॉइस्चर को ले आकर यहां पर क्लाउड्स, कंडेंसेशन के क्लाउड्स बनाती है और अल्टीमेटली यहां पे बारिश होती है, एक फेज ऑफ यू नो पहाड़ों में, राइट? और जब ये हवा आगे बढ़ती है तो इसके पास सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है ना? तो जब मैं बोल रहा हूं सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है भैया, तो ये होगा कैसे? रेन शैडो रीजन, क्रिएशन ऑफ रेन शैडो रीजन, क्योंकि यहां पे बोला ड्रेंज्ड क्लाउड, मतलब समझे? ऐसा क्लाउड जो कि पानी से भरा हुआ है ना, उसमें बारिश नहीं हो रही है, और ऊपर से नीचे से गर्म हवा जो ऊपर जाए जा रहा है ना, तो वो फर्दर कंडेंसेशन को और भी ज्यादा बढ़ाते रहेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब वहां का क्लाउड जो है बर्स्ट हो जाएगा। यस, एंड द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? ये वाला सिचुएशन तो होगा ही नहीं, है ना? सिचुएशन कौन सा होगा? दिस वन, जहां पर
बहुत ऊंचा जो ये ड्रेंच्ड क्लाउड्स जो होते हैं उसके कारण जो है अल्टीमेटली आपको एक कंसंट्रेटेड एरिया में बारिश होना स्टार्ट होती है। क्यों क्या होता है ना, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ पहले बारिश नहीं होती है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा ना जब वो जो एटमॉस्फेयर जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है उसको रोक ही नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली वहां पे बारिश होना है, राइट। सो यस, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनाइजेशन इन फार्मलैंड ड्यू टू इरिगेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। ध्यान से देखना, सैलिनेशन कहां पे ज्यादा होता है। सैलिनेशन मतलब कहां पे मैं बात कर रहा हूं, सॉइल्स में ही ना सैलिनेशन होगा भैया, कहां पे, एटमॉस्फेयर में थोड़ा ना सैलिनेशन होगा, है ना। तो सॉइल्स इन इंडिया क्लासेस में अगर देखोगे हमने सलाइन या फिर अल्कलाइन सॉइल के बारे में नहीं करवाया था। देखिए भद्रायस का लोगो क्लियरली क्लास के ये नोट्स है क्या, नहीं है ना, उसमें क्लियरली बतलाया गया था दैट ये क्यों इनफर्टाइल होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दीज काइंड ऑफ सैलिनेशंस, राइट। तो उसमें ऑफ कोर्स द कंडीशंस वेयर वेरी मच ड्राई रीजन होता है, हॉट रीजन होता है। और देखो यहां पे दो कंफ्यूजन दिया हुआ है, ड्राई एंड हॉट यहां पर भी दिया हुआ है, ड्राई हॉट एंड विंडी भी दिया हुआ है। अब विंडी देखो, मैंने क्लास में यह भी बताया था दैट कभी भी किधर से भी अगर विंड बहता है ना तो वो उस रीजन के मॉइस्चर को उड़ा के भगा देगा। ध्यान देना, विंड अगर कहीं से बह रहा है वहां पर जो भी मॉइस्चर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या फिर उस रीजन में, तो उसको उड़ा के आगे में शिफ्ट करवा देता है, राइट। तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस दैट ड्राई हॉट एंड विंडी में ड्राई हॉट एंड विंडी इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, and that is what you need to find here, which is the most probable answer. So yes, dry, hot and windy weather conditions are very much important. अगर कोई भी फार्मलैंड में सैलिनाइजेशन होता है तो किस फैक्टर के कारण ज्यादा प्रोमोट होता है, so that is this answer. और हमने इसके और भी बहुत सारे रीजंस बताए थे। एक नेचुरल रीजन बताया था जो कि ये वाला अभी जो है ड्राई हॉट विंडी, ये वाला नेचुरल रीजंस है। कुछ ऐसे भी रीजंस हमने क्लास में डिस्कस किया था जो क्या ह्यूमन मेड रीजंस होते हैं, और वो क्या थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आफ्टर मैथ ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर देख लीजिएगा वहां पर मतलब अनसाइंटिफिक एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हुआ था, एंड उसी के कारण बेसिकली इस टाइप के सैलिनेशंस के हमें प्रॉब्लम वहां पर दिख रहे थे, राइट। सो एनीवेज आई होप दैट इज आल्सो वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। ओके परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। असम शेयर हर बॉर्डर विथ, क्या बताऊं भाई, ये अगर नहीं आ रहा है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मतलब ये क्या बताओ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताओ। करंट अफेयर में तो नहीं कम तो मैंने कितना बार, 100 बार आपको वो दिखाया हुआ है मैप, है ना। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज क्या बताओ, असम शेयर किस किस के साथ करता है, मणिपुर के साथ करता है। यस एब्सोल्युटली, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में देख लोगे 8 स्टेट्स है, 7 जो 7 सिस्टर्स है उनके साथ तो करता ही है असम, है ना। एक सिर्फ अगर देख लीजिएगा सिक्किम, वो थोड़ा छूट सा गया है, ठीक है, क्योंकि वो तो वेस्ट बंगाल के ऊपर वाला पोर्शन में है ना। सो यस, सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम इज नॉट देयर, राइट। तो ऑफ कोर्स अगर इसको एलिमिनेट करोगे भी तो मणिपुर, त्रिपुरा 1, 3, 4, 1, 2, 4, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी इजी, मतलब इससे क्या बोलोगे। चलो देखो, दिस इज दैट, आई मीन लाइक मैं क्या बोलूं, ये तो 1000 बार क्लासेस में करवाया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। With respect to the location sequence of given rivers, mountain passes or mountain peaks, which of the following sequences is or are correct? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, जोजिला पास, लिपुलेख, शिपकिला, जलेपला, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, डोडा बेटा पीक या फिर अनायमोडी पीक, है ना। तो देखो ये है आपका जाके ड्रेनेज सिस्टम, दिखा रहा हूं मैं इसके, इनफैक्ट ये वाला और ये वाला तीनों का एक छोटा सा पीडीएफ भी मैंने दिया हुआ है ना। सो एक तो मैं क्लास में बता देता हूं, देखो ये पहला वाला था ना, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ये तो ऑफ कोर्स ड्रेनेज सिस्टम में किया ही था, राइट। बट अगर जोजिला, लिपुलेख, शिपकिला, जलेपला का अगर देखोगे क्लियरली वेरियस पासेस ऑफ इंडिया, उसका हम लोगों ने क्लास में प्रॉपर आप लोग सबको पीडीएफ दिया हुआ है क्या, नहीं। ये देखो, दिस वाज अ पीडीएफ which I have personally shared in all the groups in whichever you guys are there, right? So वहां पे आप clearly देख सकते हो that yes, what we are doing here, right? तो यहाँ पे clearly दिया हुआ है that जितने सारे passes of India है, उन सब के passes के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और यहाँ पे बोला क्या गया है that sequence में आपको लगाना है that क्या वो proper sequence में है या नहीं है। Of course river वाला sequence में है,
ये वाला अगर देख लीजिए सीक्वेंस में नहीं है ना, इफ यू कॉल अबाउट दीज हिल्स देन यस दिस इज आल्सो देयर इन सीक्वेंस व्हिच इज आल्सो गिवन इन दिस वेरी पीडीएफ। मैं क्या बताऊं सब हिल्स के बारे में प्रॉपर, देखो 17 यहाँ पे जो है ना, ये नीचे में दिख नहीं रहा है, एनीवेज दिस इज अ कट ऑफ इट। Of course, the thing is that we have already everything provided in our class notes, and those are the things which have again popped up in your paper as well. That's what I want to make you confirm here, right? So yeah, आगे बढ़ते हैं, right? Next question. With reference to the location of some of the countries, which of the following statement is are correct? जब मैंने क्लासेस में सब ज्योग्राफी क्लासेस जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले तो यही पढ़ाता हूं मैं, एटलस। और एटलस में ऑफ कोर्स कौन नहीं बताएगा दैट इक्वेटर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। और मैं रगड़ के बोलता हूं भैया पढ़ लो, इक्वेटर से कौन कौन कंट्रीज पासेस कर रही है पढ़ लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन कंट्री पासेस कर रही है पढ़ लो भाई, पढ़ लो। जिन्होंने पढ़ा, अरे नहीं भी पढ़ा होगा ना, इवन इफ ऑब्जर्व, जो कि मैं बार बार बताता हूं, ऑब्जर्वेशन करो सबसे मैप का, एक टेबल के सामने मैप को लगा दो, बार बार ऑब्जर्व करो, कोई भी न्यूज में कोई भी देश आ रहा है ऑब्जर्व करो, राइट? तो ऑब्जर्वेशन से भी बहुत इस टाइप के क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाता है भाई। क्या बोल रहा है, इक्वेटर कहां से पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पास कर रहा है ना? सिंपल सा बात है कि इक्वेटर अगर देख लीजिएगा, कोलंबिया, केनिया, फिलीपींस कहां है भाई? मुझे आई कैन गारंटी यू दैट आज तक मैंने हर क्लास में बताया है आपको दैट एशियन का सिर्फ एकमात्र इंडोनेशिया ही ऐसा कंट्री है जहां से इक्वेटर पास होता है। अब फिलीपींस किस रीजन में? उसी रीजन में तो है फिलीपींस। ऑफ कोर्स इंडोनेशिया के तो ऊपर में है भाई, और इंडोनेशिया से ही सिर्फ आपका इक्वेटर पास कर रहा है, तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस ना दैट फिलीपींस से तो इक्वेटर पास ही नहीं करेगा भाई। इसको हटाओ ना, 1 को हटा दो, आपका ए एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया, है ना? बचा क्या? 2 and 3। 2 and 3 में भी ऑफ कोर्स 3 तो होगा ही क्योंकि दोनों में 3 है, राइट? ऐसे भी आप वेरीफाई कर लो एक बार। जी हाँ 3 है, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मेक्सिको, इजिप्ट एंड ताइवान। इफ यू विल सी द मैप देन यू विल कम अक्रॉस दिस वेरी आंसर एज वेल, जो कि हम लोगों ने क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कशंस भी आप लोगों को किया। देखो यहां से ताइवान पास कर रहा है ना? चाइना, है ना? और अब ये भी देख लेना दैट कौन कौन से कंट्रीज, अब चलो अभी तो हो गया, बट इवेंचुअली जब आने वाले करंट अफेयर सेशंस होने वाला है ना, वहां पर तो मैं भैया आप लोगों को अब थोड़ा ज्यादा रगड़ के पढ़ाऊंगा, है ना? बुरा मत मानना, बट दिस इज व्हाट गोइंग टू गेट हैपन। या सो या देखो यहां से अफ्रीका से कौन कौन से कंट्रीज पास कर रहे हैं, राइट? अरेबियन पेनिनसुला के कौन कौन से कंट्रीज हैं जो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजर रहे हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं विच आर पासिंग थ्रू tropic of cancer as well as equator, right? And the next one is tropic of Capricorn, right? So okay, yeah, this is that thing, right? Oh, no. Wait, okay, आगे बढ़ते हैं। Next question, with reference to National Highway of India, which of the following statement is or are correct? National highways, ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में हम लोग ने क्लासेस में डिस्कस किया था, उसमें एक चीज जो मैंने फोकस डाला था, मैंने बोला था दैट देखिए आप लोग को हाईवेज, सब हाईवेज को याद करना विल नॉट बी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है। अब हर हाईवे को, नेशनल हाईवे 31 कहां से गुजर रहा है, नेशनल हाईवे 42 कहां से गुजर रहा है, सब याद करने में बैठोगे ना फिर हो गया, फिर समझ जाओ, राइट? बट मैंने क्लास में ये प्रोमिनेंटली हर क्लास में बोल दिया था आपको दैट एटलीस्ट जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो क्या आपका जाके श्रीनगर से रफली कन्याकुमारी तक है, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो क्या सिलचर से लेकर पोरबंदर, या फिर ऑफकोर्स पोरबंदर से लेकर सिलचर तक है, उसको अच्छे से देख लेना भाई, है ना? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को देख लेना, ये सब मैंने प्रोमिनेंटली बताया था, क्या नहीं, है ना? और देखो क्वेश्चन वहीं पर आ गया है, राइट, है ना? तो और दूसरा क्वेश्चन क्या था, महाराष्ट्र डेंसिटी ज्यादा है क्या नहीं, तो वो सब भी क्लास नोट्स के सैंपल है। देखो पीछे में हमारा भद्रा आईएएस एकेडमी का लोगो भी लगा हुआ है, राइट? तो ये सब चीज है दैट हाँ दिस इज द थिंग विच डायरेक्टली पॉप्ड अप इन योर पेपर एज वेल फ्रॉम द सेम थिंग, राइट? Of course,
यू नीड टू फाइंड आउट ना, जैसे ये 42 बोला गया श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यहां से 42 तो नहीं गुजरता है, बट हाँ लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे जो है, जो ईस्ट वेस्ट नेशनल कॉरिडोर जो है, यस दैट इज एंड इज 27, राइट? सो दैट्स व्हाई यस 1 and 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। अरुणाचल, मिजोरम, आसाम एंड नागालैंड। आसाम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, है ना? अगर देख लीजिएगा, इनफैक्ट ये क्या मैं बोलूं, ये आप सेंसस, दिस इज समथिंग नॉट आई वुड से ज्योग्राफी, दिस इज आई वुड से ऑफ सेंसस। यस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेंसस। हम लोगों ने क्लास में भी सब बार बोला जाता है आप लोगों को नेशनल सेंसस, असम के सेंसस के बारे में प्रॉपर आपको चीजें दी हुई रहनी चाहिए ना। हम लोगों ने क्लासेस में जो भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाया गया है, हम मानते हैं दैट वहां पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, बट यस विद इन फ्यू डेज व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू गाइज इज आई विल बी मेकिंग होल सम, जहां पर आपको प्रॉपरली इसके अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, प्रॉपर पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। आप लोगों को अगर चाहिए तो यस वी विल मेक दैट प्रोविजन एज वेल, राइट? बट दिस वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस, सिंपली 2011 सेंसस का डेटा उतारिए, सेक्स रेशियो आंसर लिख लीजिए आराम से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ते हैं टाइम कमी के कारण। With reference to the tribes of northeastern India, which of the following statement is correct? Our tribe है ना, उसके बाद लास्ट में रियांग, हाँ रियांग ट्राइब देख लो ना क्लासेस में। ये क्या मैं ज्योग्राफी का क्या बोलूं, आसाम ज्योग्राफी का करंट अफेयर में इतना ज्यादा न्यूज था, रियांग ट्राइब्स है ना, मिजोरम से उनको हटाकर त्रिपुरा में शिफ्ट करवा रहा है, यही सब ना न्यूज चल रहा था। मिजोरम से उनको क्लींजिंग हो रहा है, और ऑफ कोर्स दे हैव टेकन शेल्टर इन त्रिपुरा। इनफैक्ट गवर्नमेंट रिसेंटली, एक बहुत बड़ा न्यूज था दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको आने वाले 5 साल क्या कुछ ऐसा तक हर एक फैमिली को 5-5 हजार रुपए देगी, है ना? सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज ब्रो, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जब भी मैं न्यूज डिस्कशन करता हूं, है ना, तो उसके मैं सैंपल सेट भी लगाऊंगा। अभी तो दिस वाज द ज्योग्राफी वाला एक्सप्लेनेशन, बट जब करंट अफेयर्स के हम लोग ले आएंगे ना, तो उसमें भी मैं उसमें प्रॉपर्ली इसको फिर से मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैं दिखाऊंगा दैट आपको कहां से। तो रियांग ट्राइब को अगर देख लोगे, मेरा कंसिडरेड मिजोरम, है ना। सो ऑफ कोर्स मिजोरम में पहले थे ना, नाउ दे हैव बीन शिफ्टेड टू त्रिपुरा वाला एस्पेक्ट, राइट? सो ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, इसीलिए भाई सिंपली हटाओ ना, वो आंसर हटाओ, आपको आंसर निकल जा रहा है ऑब्वियस सा क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक में खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर इन असम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो, पहला स्टेटमेंट में ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बोला गया है, दूसरा में अगेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र के बारे में बोला गया, और तीसरा में ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर। अच्छा, पहला देखना, सुभानसिरी जियालबारी, दिखाओ रिवर, क्या ये नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है क्या भाई? नहीं ना, क्या है ये? साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, राइट? तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये वाला सही है, इफ यू कैन वेरीफाई एज वेल। तीसरा, ढालेश्वर, रायडाक, लोंगाई, जीरी। रायडाक कौन सा रिवर है भाई, कहां से गुजरता है ये? हाँ भैया, ये तो वेस्ट बंगाल के उधर से गुजर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्दर्न, सॉरी लोअर असम के रीजन से गुजर रहा है। तो ये बराक वाले रीजन से कहां तक हो गया? ये हो ही नहीं सकता, अलग ही लेवल का है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसको भी हटा दो, है ना। 1 और 3 हटा तो क्या बचा? 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो क्लियरली आप देख भी सकते हो, दिस इज द प्रूफ दैट यस दिस इज व्हाट इज ट्रू। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, नीचे से दिखाओ रिवर जा रहा है, राइट? वैसे ही अगर ये देखोगे, इफ दिस इज बराक रिवर, तो जीरी रिवर तो यस इट इज अ ट्रिब्यूटरी, ढालेश्वर, लोंगाई तो है, बट रायडाक इज नॉट इन दिस थिंग, राइट? सो यस इट कैन इजी बी टेकन ऑफ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं गाइस। With respect to different ethnic groups of Assam, which of the following statement is or are correct? Bodos are the largest tribe in Assam, followed by Dimasas. Okay, wrong. उसके बाद of course ये पढ़ लो, ये क्या मैं डिस्कस करूं? The time is very less for us to discuss, but that's why this is very मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, काइंड ऑफ। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स पता है कौन सा रीजन है, देन योर आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, विद रेफरेंस टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन असम, ऑल बीटीआर डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। ये क्या मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोलूं, असम ज्योग्राफी का क्वेश्चन बोलूं, या करंट अफेयर का क्वेश्चन बोलूं? भाई मैंने आपको करंट अफेयर में आई कुड इजीली रिकॉल, जब करंट अफेयर सेक्शन का एनालिसिस होगा तो वहां पे आई विल ब्रिंग एज वेल दैट
ये मैंने कितने बार आपको ये चीजें करवाया है, दैट कौन कौन, विच आर दोज डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी, these are those district which are, I mean, in Bodoland territorial region. या फिर obvious सा बात है, again I'm always telling that everything is dependent on visualization. The more you visualize, the more you will be close to answer. You need to visualize that which are the districts which are adjoining border with various states of India, as well as, if possible, then various countries as well, right? So you should know all about these things. और उसी के ऊपर में ही यह गेम खेला गया है, राइट? किसके बारे में बोला गया? पहला तो बीटीआर रीजन वाला बोल दिया गया, दूसरा कचार डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तीसरा बोला धुबरी, कचार, करीमगंज जो है, दीज आर शेयर्स द बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो ये अगर देखोगे, या क्या ये ट्रू है? देख लो ना मैप में। दूसरा वाला देख लो ना, कछार डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। कछार डिस्ट्रिक्ट से देख लो, ये देखो, अगेन मैंने बोला ना, दिस ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। मणिपुर है ना, मिजोरम से मिला हुआ है, ये मेघालय से मिला हुआ है, त्रिपुरा से कहां मिला हुआ भाई? ये नहीं ना, है ना, त्रिपुरा से कट ऑफ है ना। सो विल दैट बी करेक्ट ऑप्शन? नो, that will not be correct option. Why? All these things about visualization, right? So yes, the answer of this will be C, 1 and 3, right? So आशा करता हूं that यहां पे आपको चीजें समझ में आई होगी, and next thing will be proceeded by our history session, right? So thank you for this session. History sir will take care of the next. Thank you. स्टार्ट करें? Good afternoon, everyone. Yesterday, the prelims was there for APSC 2022, and today we will be discussing the explanations and the answer keys from the part history. Okay, the first question we'll be taking is that consider the following statement about Varman dynasty. Mahendravarman was the founder of dynasty. Pushyavarman performed 2 horse sacrifices, and Chinese king Huensang did Kamrup. So actually, here only the option D is correct, because Mahendravarman, it is not the Mahendravarman, but it is the Pushyavarman who was the founder of Varman dynasty. Basically, in around you can say 350 CE. Whereas it is Mahendravarman actually, the Varman king, who for the first time performed Ashwamedh sacrifice, it is the horse sacrifices. Fine. And Chinese pilgrim Huensang actually visited Kamrup around, you can say, 640 and 645 CE के बीच में actually he came to Kamrup during the rule of the last Varman king, Bhaskar Varman. So I think, and you all know that Huensang is the author of a book called Suwiki, which means the Buddhist record of Western world. Fine. Okay. Next question. Okay. Actually, this is the format. This is the discussions. This is the notes from a class note actually given to our students. And the question actually came from here regarding the question from Huensang and Varman dynasty. Okay, next question. Vedic literature is broadly divided into 2 parts, Shruti and Smriti. Okay, number 2, the language used in 4 Vedas is classical Sanskrit. And number 3, Ramayana and Mahabharata are 2 major important components of Vedic literature. First of all, it's very important that it is only the A is correct, because Vedic literature is Shruti and Smriti. Vedas are Shruti. They are actually orally transformed. Fine. Whereas Smritis are actually what? The Smritis are basically written by human beings. Fine. Written by someone. And Shruti,
Basically, it is only corresponds to the Vedas. Fine. So there are 4 Vedas. We all know: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. Fine. So language used in 4 Vedas is not classical Sanskrit; it is Vedic Sanskrit. Fine. Okay. And Ramayana and Mahabharata are not 2 important major components of actual Vedic literature. Fine. They are basically Smritis. Fine. Chali. We'll move to next question. Okay. Fine. Okay, this is a one match making question came. TT of Yandubu, the first Assamese magazine, establishment of Assam Medical College, and the IMDT Act 1983. TT of Yandubu, actually, it is in 24th February 1826. It was signed between the British government and the Burmese king. Fine, in the city of Yandubu at Burma. Now it is Myanmar. Fine. Okay. Actually, TTO of Yandu actually started you can say the control of Assam by the British. Fine. First Assam magazine Arunodaya published. Okay. Arunodaya is one of the first magazine. It was actually published in 1846 by actually publisher was Oliver Cutter, but its editor was Nathan Brown. They both are Christian missionaries. Fine. Okay. Assam Medical 1947. By the initiation, it is Assam Medical College is also known as John Berry White College because of his donations. Actually, Assam Medical College was established. Fine. So by the efforts of one of the very I would say the first Chief Minister Gopinath Bordoloi, this very pioneer medical college was established at Dibrugarh. Fine. Okay. IMDT Act 1980s. You know, IMDT Act is nothing but that illegal. It was against the illegal migrants. Fine. So this was actually annulled by by Supreme Court of India in 2005. Fine. So actually the answer should be B. Chali. Okay. Now see. This is the epigraph. Epigraph or epigraphy means inscriptions. The study of inscription is called epigraph. Fine. So, Borgonga, Nidhanpur, Hayunthal and Gastol. Okay. Now, out of these 4, Nidhanpur, Hayunthal and Gastol, these are all copper-plated inscriptions. Only Borgonga is a rock inscription. Borgonga is basically in Nagaon. Nidhanpur is now in Silhet district, Bangladesh. Hayunthal in Karbi Hills and Gastol in Nagaon. Fine. So Nidhanpur was issued by Bhaskar Varman, one of the most important King Varman dynasty. Actually, when he captured the capital of the king of Gaur, king of Bengal, Shashanka, Karna Suvarna, then he issued the Nidhanpur copper-plated inscriptions. Fine. Hayunthal is associated with Harzara Varman. Now it is the same king. Harzara Varman belonged to Salastambha dynasty. He actually the same king who temporarily shifted the capital from Pragjotishpur to current at Tejpur, which is actually known as Harupeshwara. Fine. Okay. Then okay. Borgonga was issued by King Bhuti Burman. Fine. And Gastol inscription, which is basically a copper inscription, it is also in Nagaon. It is issued by Pala King Gopal. Fine. Okay. So the answer will be D actually. Chali. Next question. Which of the following Purans contain reference to ancient Assam? The answer will be all. Markandeya, Skanda, Narad and Vishnu. Fine. What is Purans? Purans are Smritis. We have actually 18 Purans. Fine. They are not Shrutis, they are Smritis. Fine. They are compiled, they are actually written by someone, some human being. Fine. So all mentions about ancient Assam regarding Norkakur, regarding Asura dynasty, regarding you can say that Varaha avatar of Lord Vishnu. Fine. How Norkasur was born in a human skull. Fine. How he was born by the union of Vishnu and Prithvi. Fine. So all these are mentioned in all the 4 Purans. Fine. So the answer will be answer D.
1 2 3 4 चलिए ओके अलाउद्दीन खिलजी Alauddin Khilji, I think you are all aware of that movie called Padmavat, है ना? So actually he attacked Chittor in the year 1303 CE when Raja Ratan Singh and Rani Padmavati was there. Fine. Okay, but here the question was asked regarding his fixing the cost. Alauddin Khilji is famous for his market reforms. Fine, he is actually the first Delhi Sultan who was giving his soldiers the remunerations in cash. Fine, okay. So he actually imposed very strictly the price policy of basically in the 4 markets. Fine. So there are separate markets for grain, there are separate markets for, you can say, slave and horses, there are separate market for groceries, there are separate market for miscellaneous products. Fine. Okay. So actually, so the answer is C. Actually, he imposed a cost on sugarcane, grain and fish. Fine. Then he also recruited some officers like Nayab-e-Riyasat, then Sehnai-e-Mandi. Fine. He also appointed very spies, informers known as Barid, so that he can have information regarding the market. Fine. Okay. So he was very strictly monitoring the market reforms actually started by him. Fine. Okay. Okay. Next question. The verses of which Sufi saint in the Adi Granth of Sikh? Adi Granth of Sikh were also known as Guru Granth Sahib. Fine. Okay. So it is actually Fariduddin. He is on the Baba Farid. Fine. Actually, he is influenced by Kutubuddin Bakhtiyar Kaki, Khwaja Kutubuddin Bakhtiyar Kaki actually. Fine. Who was a follower of Chishti Silsila. Fine. So Sufism actually it actually reached India in the medieval time, and Baba Farid, who was very popular in Punjab area, fine, very popular in Punjab area, basically in the 13th century CE, was a follower of Chishti order, Chishti Silsila. Okay, so the answer will be only Baba Farid or Fariduddin. Okay. Okay. Borborwa and Borfukon. Okay, these two posts, these two offices are actually created by Ahom king Susengfa or Prataphinga. Fine. So they are created in 17th century, not in 16th century. Fine. Second thing is okay. They signify the decentralization of power, no doubt. Fine. Decentralization of power means king is sharing power with his ministers or with his subordinate rulers. Fine. Okay. Second thing, there is so much agency. Yes, this is also true that they are given some territories, areas, fine, to rule on the behalf of the king. Fine. Okay. The first Borborwa was Momai Tamuli and the first Borfukon was Langi Panisia. Fine. So Borborwa was basically the chief executive officer of Ahom kingdom. And Borfukon was basically the viceroy. He is posted in Guwahati. ठीक है sir? Fine. Chaliye. But out of the, if you ask me out of the two, who is the most powerful, I would say Borfukon is more powerful. ठीक है? Fine. Chaliye. The answer will be B. Only 2 and 3. Thank you. Next question पे आते हैं. Okay. I am a minister, hence I cannot become a king, said Aton Bura Gohai. Fine. See, in the Battle of Saraighat, 1671, we should talk about Lachit Borfukon, but we forgot about Aton Bura Gohai. Aton Bura Gohai was also one of the very important, you can say, have a very significant role in the Battle of Saraighat, where the Ahoms defeated the Mughals. It was a naval battle. Fine. So Aton Bura Gohai actually he was offered kingship to become Ahom king twice, but he refused. So this was his famous sentence that how can I become a king, because it should belong to a royal blood from a royal family. Right? So he denied to become Ahom king twice.
ठीक है, चलिए. So the answer will be B. Both are right and R is the correct explanation of A. Fine. Thank you. Okay. Next question. The correct chronology of Governor Generals of India. Okay. Sir John Macpherson, Earl Cornwallis, Sir Eliot Clark, and the Earl of Mornington. Actually, these four, they are the Governor General of Bengal at Fort William, Calcutta. Fine. So Sir John Macpherson became the Governor General of Bengal in 1785. Fine. And he continued up to 1786. During his time is very famous because of fight between the Maratha and the Mysore. Mysore means at the time was ruled by Tipu Sultan. Fine. उसके बाद बने कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793 तक रहे. Fine. So he is very famous. I think you should know that Cornwallis is very famous for the permanent settlement of Bengal. जमींदारी सिस्टम जो आया in 1793. Fine. Okay. उसके बाद एलियट क्लार्क आए. उसके बाद अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन आए. अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन इज नथिंग बट द रिचर्ड वेलेस्ली. रिचर्ड वेलेस्ली फेमस हुए किस कारण से? बिकॉज इन द वो एक्चुअली वेलेस्ली 1798 से लेके द अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन 1805 तक फाइन वो गवर्नर जनरल रहे. फाइन. इन्होंने in 1799 in the battle of Srirangapatnam he defeated Tipu Sultan and Mysore became a part of British Empire. ठीक है. So the answer will be A. 1, 2, 3, 4. Fine. So John Macpherson 1785, Cornwallis 1786, Eliot Clark 1797 और रिचर्ड वेलेस्ली 1798. ठीक है. So ये एक ही सीक्वेंस में है एक्चुअली. फाइन. ठीक है. So the answer will be 1, 2, 3, 4. चलिए. Thank you. Next. Okay. ये जो सारे जो एसोसिएशंस हैं, these are all the political associations and they are important because just before the formation of Indian National Congress in 1885, these are very important. उससे पहले फॉर्म हुआ. पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन. ईस्ट इंडिया लंदन is formed in 1866 by दादा भाई नरोजी. फाइन. वो चाहते थे कि वो वहां से हेल्प करे. फाइन. टू you can say to put out, to highlight the misrule of the British government. ठीक है. दूसरा है बॉम्बे एसोसिएशन. ओके. बॉम्बे एसोसिएशन 1852. It is one of the earliest political association of Maharashtra. It was founded by actually Jagannath Shankar Sheth. Fine. दूसरे हैं हमारे मद्रास महाजन सभा. मद्रास महाजन सभा is basically 1884. Fine. It was founded by actually basically three people. First is G. Subramaniam Iyer, दूसरे हैं M. वीरा राघवाचारी एंड तीसरे हैं P. आनंदाचार्लू. अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि G. Subramaniam Iyer, he is a founder of the famous newspaper The Hindu. ठीक है. अच्छा. तीसरे है that Indian Association Bengal 1876 by two great moderate leaders, Sundernath Banerjee and Anand Mohan Bose. ठीक है. So the answer will be D. ठीक है. चलिए. Yes. Regulations against infanticide, regulations declaring sati illegal, Hindu Widow Remarriage Act, abolition of slavery. Okay. ये जो रेगुलेशन अगेंस्ट infanticide है, it was actually by the British government by Bengal Regulation Act 1795. ठीक है. Fine. उसके बाद सती इलीगल, आई थिंक यू ऑल नो, इट इज अगेन बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829. फाइन. विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर विलियम बेंटिक. ठीक है. दूसरे हैं हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट. इट शुड बी विडोज एक्चुअली, नॉट विंडोज. ठीक है. रीमैरिज एक्ट सो 1856. इट इज ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड डेलहाउसी. एक बात है इसमें, ये जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज उस समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू स्टार्ट एक्चुअली द सेपॉय म्यूटिनी 1857 बिकॉज एट दैट टाइम जो अपर कास्ट हिंदूज थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी. उनको लगा था कि बाय दिस थिंग्स, बाय दिस एक्ट्स
है ना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अननेसेसरीली इंटरफेयरिंग इन देयर कस्टम्स, ठीक है, तो वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट सोशियो कॉज है अगेंस्ट सेपो इन 1857, फाइन। और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वहां स्टार्ट किया गया और 1843 में इसको रिमूव कर दिया गया, फाइन, ठीक है, तो द आंसर विल बी बी, ओके, yes, the two important three, actually there are four important uprisings जो आपको पता होना चाहिए regarding in Assam, ठीक है। Pothurugarh is a place in Dorong, fine, it took place in 1894, ठीक है, it is by the farmers against the increase in the land revenue by the British government, ठीक है, fine। Phulagori is a place in Dorong, fine, so sorry, Phulagori is a place, I'm sorry, Phulagori is a place in actually it is in Nagaon, fine, near Roha, ठीक है, fine, in 1861, ठीक है, it is Phulagori it is considered as one of the earliest farmers revolt against British government, ठीक है ना, it was actually British government ने क्या किया था कि ओपियम कल्टीवेशन पे बैन कर दिया था, पहला तो बात, और दूसरा बात ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली हमारे तामुल पान আছে তাত তেওঁ ট্যাক্স ইম্পোজ কৰি দিছিল, সো द पीपल द फार्मर्स विल एक्चुअली अपोजिंग दैट, फाइन, ठीक है। और तीसरा है आपका रंगिया अपराइजिंग टुक प्लेस इन 1891, ठीक है, तो अगर तो जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले फुलोगोरी, रंगिया अपराइजिंग, ठीक है, और पोथुरुघाट। अच्छा, इस पे एक चीज आपको जाननी चाहिए, ऑल्सो एक रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ लासीमा बोरपेटा, ठीक है, वो भी एक्चुअली 1894 में हुआ था, लेकिन जस्ट बिफोर पोथुरुघाट, ठीक है। तो एक्चुअली करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा अगर मैं चारों रिवोल्ट का अगर बोलूं तो आपसे, तो फर्स्ट विल बी एक्चुअली फुलोगोरी, फाइन, तारपाছত 1891 रंगिया, फाइन, देन लासीमा 1894, ठीक है, तारपाছত पोथुरुघाट happened 1894, ठीक है, दिस विल करेक्ट सीक्वेंस, फाइन, चलिए, so आंसर विल बी बी, फाइन, चलिए, यस, द इन्वेजन्स, बख्तियार खिलजी was a मामलुक slave, he was a मामलुक slave, किसके थे, महमूद घोरी के, ठीक है, उन्होंने 1206 CE he actually invaded Kamrup. At that time Raja Prithu was there, ruler of Kamrup, तो राजा पृथु एक्चुअली डिफीटेड हिम, बख्तियार खिलजी, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, आप कह सकते हैं अर्लीस्ट तुर्को अफगान इन्वेजन है इन कामरूप, ठीक है। इन्वेजन ऑफ तुर्बाक ही वाज फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम गौर, ठीक है, और 1532 ड्यूरिंग द रूल ऑफ आहम किंग सुहुंगमुंग एक्चुअली ही अटैक्ड कामरूप, और कहा जाता है कि फर्स्ट होडियाखुआ गोहाई and Fosenmung and his wife Mula Gawuru both were killed in the fight against Turbak Khan, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ सिकंदर शाह actually invaded in 1362 when there was Komota king Indo Narayan, तो उनका इन्वेजन भी बहुत फेमस है, which made actually Komota kingdom very weak actually, फाइन, उसका डिसइंटीग्रेशन में इनका इन्वेजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो द आंसर विल बी बी, ठीक है, फाइन, 1532, ओके, इन्वेजन ऑफ मीर जुमला, फाइन, मीर जुमला वाज अ जनरल ऑफ औरंगजेब, फाइन, इन्होंने 1662 पे अटैक किया था, एंड बाय द ट्रीटी ऑफ घिलाजोरी घाट टिपाम डिब्रूगढ़, फाइन, so that treaty is between the Ahom king Joydhaj Kingho and Sutamla, fine, and Mir Jumla, ठीक है, फाइन, so 1662, फाइन, और उनके साथ जो आए थे फेमस मिडिवल पर्शियन स्कॉलर सिहाबुद्दीन तालिब, उनकी फेमस किताब है ना, फतेहा-ए-इब्रिया, ठीक है, फाइन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके,
That's all. Thank you and all the best, all the very best for the future.